लास्ट टाइम जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आज जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि हम लास्ट में ये कंटिन्यू चल रहा है। और इस लेक्चर में आज हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कंटिन्यू करना है। और उसमें लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ ट्रेडमार्क के बारे में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है उसके बारे में। फिर उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स है वो क्लियर किए। उसको वन बाय वन ट्रेडमार्क को पेटेंट, डिज़ाइन, रजिस्ट्री और कॉपिंग, कॉपीराइट आ गया, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में। लास्ट टाइम मेरा लेक्चर जो जहाँ पर फिनिश हुआ था वो था कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ा रहा था। तो आइए यहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यही है कि द नो हाउ विच गोज इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मे बी अ प्रोटेक्टिव। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपके किसी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप रेडी करना चाह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए एज ए प्रोटेक्टिव। जब क्योंकि अगर ये प्रोटेक्टेड होगी तब जब तक आप इस पर काम कर रहे हैं तो उसमें किसी किस्म का इलीगल इशू कोई किसी नहीं का आएगा। तो इसी तरह ट्रेडमार्क लगाना और पेटेंट के तौर पर आप किसी अदारे से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर करवा लेते हैं और ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड होता है, तो यहाँ पर ये फिर चीज़ें फॉल नहीं करती। तो अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी स्टॉप बाय इंजेक्शन एंड डैमेज मे बी सॉल्व इन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस राइट। अगर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन में अनऑथोराइज किस्म का प्रॉपर्टी में इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब ये है, उसका डेफिनेटली यही मतलब है कि आपके वो प्रोडक्ट को डैमेज कर सकती है। और यहाँ इस लिहाज से भी जा सकती है कि वो उसकी कॉपी हो सके और पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पर भी। पब्लिक ने तो जो जिसने प्रोडक्ट लॉन्च कर देनी है तो पब्लिक ने क्या करना, सिर्फ उसने इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर आप एक सारे रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक जा रहे हैं और किसी किस्म का अनऑथोराइज यूज़ हो जाए तो वो नुकसानदेह अपने लिए होता है। वो जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया चले जाती है। तो इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक प्रॉपर्टी में ना आए या पब्लिक नॉलेज में ना हो, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो पर्सनल कॉन्फिडेंस के अंदर आती है वो कॉन्फिडेंशियल कहलाती है। इसके अलावा के मिसाल के तौर पर अगर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ही हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट अपना वर्क, जब अपना टास्क या अपना कोई रिसर्च कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ पर, तो वो तब तक लीक नहीं करते जब तक वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो जाती। तो जब, लेकिन अगर साइंटिस्ट, अभी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, साइंटिस्ट जब अपना काम करके अपने टास्क अपनी कॉपीराइट के तौर पर उस पर डाटा सेव करके उसको फिर जब सारे साइंटिस्ट के साथ उनके साथ मीटिंग होती है तो मीटिंग में डिसाइड होता है, जब सब साइंटिस्ट आपस में मुत्फिक हो जाएं इसकी इनोवेशन पर, इसकी इन्वेंशन पर जो ये साइंटिस्ट ने प्रोडक्ट तैयार की हो, तो अगर मुत्फिक हो जाते हैं देन वो लॉ बनता है और पब्लिक प्रॉपर्टी में उसकी एक्सेस हो जाती है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट अगर कोई साइंटिस्ट रिजेक्ट कर दें तो उससे नुकसान ये होता है कि वो प्रोडक्ट या तो उस साइंटिस्ट को दोबारा से रिपीट करनी पड़ जाती है या उसमें चेंजेस करनी पड़ जाती हैं, साइंटिस्ट जो आपस में बातचीत हो जाती है। या उसके मुताबिक ये होता है कि आप उसकी, ये यहाँ तक भी बात हो जाती है कि प्रॉपर्टी में जो भी प्रोडक्ट है उसको अनऑथोराइज की वजह से उसको उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके पास इंफॉर्मेशन जो भी आप प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्फिडेंशियल होती है। अगर नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, बजाय बजाय ये इसके कि वो प्रोटेक्टेड भी हो, तो वो फिर भी एक किस तरह हो सकती है वो, फॉर एग्जांपल हो सकती है कि कॉपीराइट के तौर पर हो सकती है। दूसरा ये हो सकती है कॉपीराइट इन द पब्लिक प्लेस। और दूसरा ये हो सकती है कि वो पब्लिक डोमेन में ऐसे रख दी गई वेबसाइट के थ्रू कि वो वहाँ से हर कोई यूज़ कर सके, तो वो फिर अनऑथोराइज यूज़ आ जाता है, जिसमें कह देते हैं कि नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की ये उसकी डेफिनेशन में फॉल कर जाता है। और ये इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट होती है तो उसमें जो 5 पॉइंट्स है, ट्रेडमार्क आपका, टेंडर्स आपके, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और कॉपीराइट, ये सब जो पॉइंट्स है वो इस पे फुलफिल नहीं होते। अगर फुलफिल नहीं होते तो फिर उसके मुताबिक वो सारी आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया चले जाती है। 3 कंडीशन must be satisfied before an action for breach of the confidence
कैन सक्सीड। तो तीन कंडीशन बहुत सेटिस्फाइड ये तरीके से होनी चाहिए एक्शन से पहले पहले, कि अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है आपका सक्सीड कर सकता हो, तो उसमें कुछ ऐसी पॉइंट है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं जो वो आपकी आपके फरीजे के मुताबिक, यानी कि आपकी ड्यूटीज़ के मुताबिक राइज होनी चाहिए। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से, वो आपकी ही तरफ से हो, बाकी की तरफ से ना हो कि कोई लीक कर दे या किसी तरह की कॉपीराइट आ जाए या किसी पब्लिक यूज में आ जाए। तो उतनी इन्फॉर्मेशन, कहते हैं ना कि आपने अपनी प्रोडक्ट जब स्टार्ट करनी होती है तो आप कुछ का कुछ हिस्सा आप लॉन्च करते हैं या एडवर्टाइज करते हैं उसकी। तो इस सिलसिले में कह रहे हैं, इस सिलसिले में ये पॉइंट है कि अगर आप ही ने डिसाइड करना है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप ही के जो प्रोडक्ट को रेस करेगी, उसके मुताबिक आप इसके कौन से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाह रहे हो। थर्ड पॉइंट में तीसरी कंडीशन ये है कि देयर मस्ट नॉट बी एक्चुअल अनऑथराइज यूज अ डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये बात होनी चाहिए कि उसका अनऑथराइज यूज नहीं होना चाहिए और वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पेटेंट के हवाले से कुछ डिटेल है, वन बाय वन आपको डेफिनेशन के थ्रू तो आपको बता दिए कि इनके क्या मीनिंग होते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर इसको डिटेल फॉर्म में पढ़ाऊँ आपको, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी आपको हो, ट्रेडमार्क में यही है कि अगर उसके नाम को रजिस्टर कर लिया जाए उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। तो अगर इसके सिलसिले में अगर ना हो ट्रेडमार्क तो वो इलीगल प्रोडक्ट समझी जाती है। तो पेटेंट के हवाले से पेटेंट के हवाले से यही कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो कुछ आपको राइट्स देती है और आपको राइट्स के साथ साथ आपको एक सेट पीरियड के मुताबिक आपको काम करने की इजाज़त दे, उसको कहते हैं पेटेंट। यानी कि रजिस्ट्री शुदा चीज़, इसका मीनिंग होता है रजिस्ट्री शुदा चीज़, कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ वक्त के लिए या सेट्स ऑफ पीरियड्स के लिए आपको एक राइट दे दिया जाता है जिसपे यूज़ करके अपने आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था कि आपने जो बनाना, यूज़ करना या सेलिंग करनी अपनी इन्वेंशन को, वो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी ये राइट दे देती है, उसको कहते हैं। और साथ में टाइम मेंशन भी करती है, और टाइम के साथ से उस आपने जो कवर करना होता है अपने साथ के काम को। नेक्स्ट जो है पेटेंट जो है मोनोपोली के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी बात है, एक पेटेंट ने जो वर्क करना है, और पेटेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उसको लाइसेंस दिया हुआ है। जब उसको लाइसेंस मिल गया है तो वो उसकी प्रॉपर्टी अपनी होगी, एज ए मोनोपोली ही यूज करेगा। जाहिर सी बात है, जो चीज़ वो इन्वेंट करना चाह रहा है वो मार्केट में पहले अगर तो मार्केट में पड़ी हुई है तो उसमें कुछ चेंजेस कर रहा होगा। ठीक है, अगर वो चीज़ें मार्केट में पड़ी हैं, अगर वो चीज़ें मार्केट में न्यू हैं जो वो उसने बनानी है, तो जाहिर सी बात है उस पर वो इन्वेंटर मोनोपोली के तौर पर ही होगा ना, एक तरफा ही होगा ना। अभी उसकी चीज़ प्रोडक्ट तैयार हो रही है तो उसकी इन्वेंशन जो है मोनोपोली पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो इसका मतलब ये है कि वो उसके पास राइट होते हैं कि उसको यूज़ करना, उसका यूज़ कैसे करना है, और उसकी इन्वेंशन को डिफाइंड पीरियड में कैसे किस तरह कंप्लीट करना है, उसको किस तरह फ़रोग देना है या उसका किस तरह इस्तेमाल करना है। ये पेटेंट जो है रजिस्ट्री शुदा जो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो राइट देती है विद इन टाइम पीरियड के हिसाब से, वो एज ए मोनोपोली उस प्रोडक्ट को उसके राइट को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट को कंप्लीट करता होता है। तो मोनोपोली के केस में पेटेंट लॉ जब आपको एक्सेस दे देता है किसी भी चीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटी एज ए मोनोपोली ग्रांटेड के तौर पर, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस तरह स्ट्रॉन्ग होती है कि उसमें ऑन पेटेंट का जो ओनर है वो यहाँ तक कह सकता है जो मार्केट में जो उसने इन्वेंटर्स, इंडिपेंडेंट इन्वेंटर्स इन्वॉल्व किए थे उसको एक्सक्लूड भी कर सकता है, उसके पास ये इजाज़त होती है। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में आप पेटेंट के हवाले से ये है, जो पेटेंट की फर्दर डिटेल है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि आपके पास आपने जो प्रोडक्ट तैयार की वो आपकी न्यू हो, पहले से ना मौजूद हो, तो फिर तो आपको उसकी प्रिकॉशंस, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। लेकिन जब
मार्केट में उसकी परसेंटेज उसकी तरह की कोई वैल्यू पड़ी हो, या आप ही को देखकर आपका कुछ डाटा लीक होने के बाद वो कॉपी किसी तरह आपकी वो प्रोडक्ट इसी तरह की कोई आ जाए, सामने आ जाए, तो चैलेंज बन जाता है आपके लिए। चैलेंज बन जाता है कि उसको किस तरह आपने डिफाइन करना है और किस तरह इसको प्रोटेक्ट करना है अपने ही प्रोडक्ट को। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कॉपी रखने का उसके पास फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है कि उसने साथ साथ जो वर्किंग की होती है उसके पास उसका रिकॉर्ड होता है, और वो बेहतर तरीके से जानता है उसको कैसे जब ये काम आ जाए। मिसाल के तौर पर आप सोच रहे होंगे कि एक कोई इलीगल तौर से आपकी प्रोडक्ट जो है वो उस तरह की बना देता है, उसके पास रिकॉर्ड कोई नहीं होता, उसने कैसे कैसे वर्किंग की नहीं पता, लेकिन जब सू कर दिया जाता है लॉ के मुताबिक, तो एक तो वो उसका मकसद ये हो सकता है कि वो आपको सिर्फ ब्रीच कर रहा हो आपकी प्रोडक्ट में आपका माइंडसेट जो है कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ मौजूद है, आपको परेशानी किसी वजह से नहीं है, लेकिन वो आपका टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको बाउंड करना चाह रहा है ताकि अपनी प्रोडक्ट पहले लॉन्च कर दे। तो बहुत से केसेस ऐसे आते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर स्लाइड में जो पॉइंट है वो यही है कि अगर कंपटीटर्स आपके कोई सेम प्रोडक्ट या प्रोसेस लॉन्च कर दे या प्रोड्यूस कर दे और वो पेटेंट से कवर्ड भी ना हो, तो और मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री हो मार्केट में, तो आपके जो पेटेंटी के जो एडवांटेजेस हैं उसको तबाह कर देते हैं, खराब करने की कोशिश करते हैं, एरोड खराब करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उसको प्रूफ कर सकते हैं तो इसका ये है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर, यानी कि सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये होता है जो आपने इस पर रिसर्च की है, और रिसर्च के मुताबिक जो जो आपने पॉइंट्स क्लियर करके उसके बाद यूज में लेकर आए हैं वो सिर्फ यूज बंदे को ही पता है जिसने प्रोडक्ट जिसकी अपनी है। तो उसने क्या कैसे प्रोडक्ट को यूज़ किया और कैसे डिस्क्लोज करने से पहले, ये सारी डिस्क्लोज करने से पहले उसके पास जो जो रिकॉर्ड पड़े हैं उसके बेस वो प्रूफ कर सकता है। मैंने पहले भी कहा कि वो प्रूफ कर सकता है, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान यही होगा क्या हो सकता है वो उसका माइंडसेट ये हो कि मैं इसको कहीं तरह बिजी रख दूं ताकि इसका जो लॉन्चमेंट ऑफ डेट प्रोडक्ट है वो डिले हो जाए ताकि हमारी प्रोडक्ट पहले आ जाए। ठीक है, तो ऐसे भी कंपिटिटर्स मार्केट में मौजूद हैं। तो वो इनवैलिडेटेड ऑफ द पेटेंट तो लाजमी हो जाते हैं, लेकिन टाइम बाउंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो पेटेंट के हवाले से सिर्फ पेटेंट एक्ट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी साइन करती है उसके कुछ एक्ट्स होते हैं जो कि सेट आउट होते हैं नंबर ऑफ क्राइटेरिया पर। अगर वो सेटिस्फाइड हो इन्वेंशन से पहले फिर ही वो पेटेंटेड की जाती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पेटेंट ग्रांटेड तब भी होता है जब उसकी ग्रांटेड का मतलब जब गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको एक्सेस देती है वो इसी वजह से देती है कि उसकी इन्वेंशन नहीं हो और उसका जो उस पर इनिशिएटिव जो इन्वेंटिव स्टेप जो इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी कि उसको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट अथॉरिटी को हम काम किस पर कर रहे हैं और हमारा काम के बेसिकली वर्किंग क्या है। तो कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पर वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, मस्ट इन्वॉल्वमेंट है पेटेंट की, अगर वो ग्रांटेड पेटेंट करता है तो कर सकता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट इन्वेंशन डज नॉट फॉल, ये वो चीज है जिसकी बेस पर अपनी प्रोडक्ट को आप बचा सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी प्रोडक्ट को बचा नहीं सकते। ये सब्जेक्ट मैटर आपका यही है कि आपके प्रोडक्ट की डिटेल जो आप स्टेप बाय स्टेप साइंटिस्ट करता है या किस तरह हो रहा है अपने माइंड में ये सोचें, तो आपको ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेंशन डज नॉट। और ये वो पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं कि अगर आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या, जब उसके सेंस में आप सोचते हैं तो ये पॉइंट सारे आपके क्लियर उसी वक्त हो जाते होंगे बिना बताए भी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि साथ में आपको एग्जाम्पल कोड कर देना, उससे आपको और ज़्यादा ग्रिप हो जाना बेस्ट वे है। अच्छा, अब यहाँ पर पेटेंट एंड हो गया है, पेटेंट की जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपको एज इट इज़ बता दी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉपीराइट का और इसके साथ प्लेजरिज्म का, इसके बारे में थोड़ा सा नाहो लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कॉपीराइट और प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैंने एज इट इज कंपिटिटिव के तौर पर, कंपेयर के तौर पर रख के इसको सिर्फ इसकी डेफिनेशन के नाहो देने लगा हूँ कि कॉपीराइट में वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि अनऑथोराइज्ड हो या अनलाइसेंस्ड हो।
आपके जो भी आप वर्क सब्जेक्ट टू द कॉपीराइट आप कर रहे हैं, जो आपके पास जो प्रोडक्ट पड़ी है जिसकी डिटेल फॉर्म पड़ी है, वो आपने पेटेंट के तौर पर या अनऑथराइज्ड यूज या किसी का कोई जो कहते हैं टास्क लिया हो, या किसी का आपने थेफ्ट के तौर पर आप यूज कर रहे हो, तो वो अनऑथराइज में आ जाता है। अनलाइसेंस का मतलब ये है कि वो पेटेंट नहीं होता, ना उसका ट्रेडमार्क इन्वॉल्वमेंट होती है, ना उसको पेटेंट के तौर पर। जब ये दो चीजें, ये वो फाइव चीजें में से पहली अगर तीन चीजें ना हो तो वो अनऑथराइज अनलाइसेंस्ड हो जाता है। तो अनलाइसेंस के तौर पर का कॉपी यानी कि वो बिना लाइसेंस लिए अपनी प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में ले आता है, तो हो सकता है उसकी प्रोडक्ट ही कैंसिल आउट करवा दी जाए, मार्केट से उठवा दी जाए। तो ये राइट्स होती हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास। ये नहीं कह सकते कि हमने हमारे अभी प्रोडक्ट ज़ाया करवा दी, किसी वजह से ज़ाया करवा दी, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि कोई भी काम उनकी इजाज़त के बगैर नहीं करना। अगर वो इजाज़त के बगैर करेंगे तो वो रूल्स को तोड़ने के बराबर है, और एथिक्स हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। जो चीज़ें पहले से हो रही हों और सब उसको फॉलो कर रहे हों और सब रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हों, और उस माशरे में अपने रहन सहन उस अथॉरिटी के मुताबिक कर रहे हों, अगर किसी किस्म का कोई वायलेंस होता है तो जाहिर सी बात है वो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो एक्शन में आएगी। एक्शन में आके आपको तो मेरे कहने का मतलब एक्शन में आके आपको किसी किस्म का पनिशमेंट भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप उस अनऑथराइज अनलाइसेंस कॉपी को यूज़ करते हैं, मैं अगर एथिक्स के हिसाब से बात करूँ, एथिक्स को अगर इसमें इन्वॉल्व करूँ, लॉ तो आ गया, मॉरल भी आ गया, लेकिन एथिक मैं इस तरह इन्वॉल्व करूँ कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं कि वो किन किन प्रोसीजर से काम करते आ रहे हैं और किस किस प्रोसीजर को फॉलो करके अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ को किसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप उनको देखकर अपनी प्रोडक्ट में वो चीज़ें लाते हैं जो कि मस्ट आपके अथोराइज्ड और लाइसेंस के तौर पर करने के लिए ज़रूरी हैं, अगर वो करते हैं तो आप एथिकली बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है कॉपीराइट का, तो आपको मालूम हो गया, ये एथिक्स मैंने इसमें इन्वॉल्व कर दी। प्लेजरिज्म क्या होता है, हम सबको मालूम है। प्लेजरिज्म सबसे ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे कि प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट किसी का ले लेना, किसी का यूज़ कर लेना बिना उसको बताए। तो डाटा आपने किसी टॉपिक पर आपको डाटा दिया गया हो, तो कॉपीराइट जो असाइनमेंट्स बनाई जाती हैं अक्सर वो प्लेजरिज्म में, अगर उसको आप जब फर्दर स्टडी करेंगे, तो फर्दर स्टडी में जब थीसिस से इन्वॉल्व होता है, तो थीसिस में जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना काम, अब इन ऑन वर्ड्स और अपने ही प्रोडक्ट के मुताबिक, अपनी इन्वेंशन के मुताबिक, अपनी रिटर्न क्राइटेरिया नोट करते हैं, तो उससे ये होता है कि आई एट दी एंड आप दिखाने से पहले उसको एक दफ़ा उसका प्लेजरिज्म ख़त्म करते हैं, अगर किसी किस्म का आ गया हो। बाज़ का जब आप खुद अपने कंटेंट लिख रहे होते हैं तो किसी के साथ कोई लाइन मैच हो सकती है, लेकिन अगर सारी कॉपी आप वहीं से जो डाटा उसने डिटेल लिखी आप एज इट इज़ उठा के आप खुद लिख लेंगे वही सारी, तो वो प्लेजरिज्म में आती है। वो सारा मैच कर दे, तो जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी शायद वो उसको एक्सेस ही ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी का वर्क को आप इस्तेमाल करें या किसी के आइडिया को इस्तेमाल करें और उसको क्रेडिट दिए बगैर, यानी कि किसी तरह भी उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किए बगैर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको प्लेजरिज्म बोलते हैं। ठीक हो गया। इन अदर वर्ड्स कि बिकॉज यू आर नॉट गिविंग एट्रीब्यूशन टू द ओनर ऑफ द ओरिजिनल वर्क और आइडिया। जब आप किसी को उसकी ओनर को, उसके ओरिजिनल काम के ओनर को, जो जिसने काम किया हो, अगर आप उसको उसकी एट्रीब्यूशन यानी किसी किस्म की नहीं देते या उसको बताते ही नहीं है और उससे पूछ के ही नहीं आप काम करते, जाहिर सी बात है उसने प्रोडक्ट बनाई है, वो तो अगर इस तरह को यूज कर लेगा तो वो तो केस कर देगा। तो देन यू आर प्रेजेंटिंग एन आइडिया थॉट एज योर ओन। वो ऐसे आप काम कर रहे हैं कि ये मेरा आइडिया मेरा ही है, तो वो आइडिया फिर प्लेजरिज्म में आता है। आज का लेक्चर हम यहीं पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपका नेक्स्ट कंटेंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई थिंक हमारे जो पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म वन टॉपिक क्लियर करवा दिया, उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक कंडक्ट्स आपको कंप्लीट करवा दिया। थर्ड पर हमने रीड आउट किया था फिलॉसफी ऑफ एथिक्स।
यानी एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म का जितना भी पॉइंट है, जिसके बाद मैंने आपको कुछ केसेस भी बताए थे, वो आपके 3 कंटेंट उस पर कंप्लीट होते हैं। फोर्थ वन पर मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, जितनी फुल डिटेल बताई वो इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हमारा फिफ्थ जो कंटेंट है वो रिस्क मैनेजमेंट पर था। और उसके बाद जो सिक्स हमने कंप्लीट किया वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि आज हमारा कंटेंट इसके मुताबिक कोर्स में कंप्लीट हो चुका है। तो ये कॉपीराइट और प्लेजरिज्म, आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम स्टडी आउट करेंगे वो